सराहना है। तो कहीं ना कहीं ये आम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है कंफ्यूजिंग है जिसके लिए अभी भी किसान मानना तैयार नहीं है। देखिए, सरकार ने जो प्रपोजल भेजा है वो प्रपोजल केवल एक धोखा है, छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले तो सरकार ने उसमें करीब 20 पेज का जो है, तो 7 पेज तो सिर्फ इस बात में है उसमें कि कब से ये इस विषय में चर्चा शुरू हुई। वो कहते हैं कि 2000 से चर्चा शुरू हुई है, दिसंबर 2000 से, जिस समय वाजपेयी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते आगे वो 2003 में फिर राज्यों को प्रपोजल भेजे गए, फिर आगे बढ़ा 2007, बढ़ते बढ़ते 2013 में और फिर 17 में वो सारी रिपोर्ट बना के सब कुछ आई और जब उस पर सरकार ने कार्रवाई। तो और क्या चाहती है सरकार? सरकार लोगों की आंख में धूल झोंक कर बार बार ये कहना चाहती है कि वो इसमें किसानों की आय बढ़ाना चाहती है, किसानों का हित देखना चाहती है, उनकी उन्नति और तरक्की देखना चाहती है और उसको ज्यादा अवसर मिल सके, अपनी फसल को वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बेच सके। ये उसकी भूमिका और उद्देश्य सारा मिला के तकरीबन 7-8 पेज शुरू के जो हैं उस प्रपोजल में ये है। अब उसके बाद उन्होंने प्रपोजल में जो बिंदु, करीब 10 बिंदु उन्होंने लिए हैं, जिसमें वो कहती हैं कि इन विषय पर जो है मतभेद है। ये इस तरह के बिंदु हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये संवैधानिक नहीं है। तो इस तरह की बात किसी भी जो हमारे किसान संगठनों के जो भी साथी हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी साथी, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि संवैधानिकता की कोई बात है। हर किसी ने यह कहा है ये तीनों बिल काले कानून हैं और इस देश के न केवल किसान को बल्कि पूरे तरह से इस देश को बर्बाद करने वाले हैं, इस देश की आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने वाले हैं और चंद उद्योगपतियों के यहां इस देश की तमाम संपत्ति को, इस देश की किसानों की जमीन को बिल्कुल पूरी तरह से उनके झोली में डालने और उनके यहां गिरवी रखने वाली बात है। यह बात कही गई है। और जो बात कही गई है कि इन बिलों को न केवल सरकार वापिस ले, तीनों को खत्म करे, और चौथा यह है कि जो ये एमएसपी का जो बात सरकार कर रही है, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। सिर्फ इतनी सी बात है। अब इस प्रपोजल में जो बात की है, एक तो मैंने बताया संवैधानिकता की बात, ठीक है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके हिसाब से और फिर संवर्ती अनुसूची है उसके हिसाब से आपने उसका सहारा लेके आपने कानून बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कानून बना दिया। लेकिन जो आपने कानून बनाया है उस कानून से व्यापारी को कितना फायदा है, उस कानून से किसान को क्या फायदा है, ये सारी चीजें देखने की बात है। जो प्रपोजल में आगे है, प्रपोजल में एक और मैं यही थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उसको समझने की कोशिश करें। जो प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल के पहले पेज पर ही जो कहा गया है वो केवल 2 कानूनों की चर्चा की गई, तीसरे की बात ही नहीं की गई। कौन सा तीसरा कानून है प्रपोजल में जिसकी चर्चा ही नहीं की गई? वो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955 का, जिसमें सरकार ने अमेंडमेंट इस बार किया है और अमेंडमेंट करके किसी भी व्यापारी को, किसी भी उद्योगपति को कितनी भी वो दाल है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, धान, कुछ भी जितना स्टॉक करना चाहे कर ले, उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। जो सीमा थी, जो आवश्यक वस्तुएं हैं लोगों के जीने खाने के लिए, जिसमें गेहूं है, मक्का है, जिसमें आपके चावल है, जिसमें प्याज है, जिसमें आलू है, मतलब वो जरूरी चीजें जो जिंदा रहने के लिए या खाने के लिए एक इंसान के लिए जरूरी है, जिनकी जरूरत पड़ती है, जिनको उद्योगपति या व्यापारी स्टॉक करके उसकी कमी ना दिखा के और उसकी महंगाई ना कर दे, उसके दाम ना बढ़ा दे, उन सारी चीजों को जो आवश्यक चीजें हैं उससे संबंधित वो स्टॉक की सीमा हटा दी। तो अब कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति जितना चाहे अनाज या जितनी भी चीजें खरीद सकता है और खरीद के स्टॉक कर सकता है। और आप जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि उद्योगपति और व्यापारी सिर्फ अपने लिए काम करता, अपने लिए जीता है, देश की उससे कोई परवाह नहीं होती। उद्योगपति और व्यापारी देश की जनता की कभी चिंता नहीं करता। और जब स्टॉक वो कर लेगा और मार्केट में इन अनाजों की, खाद्यान्नों की कमी होगी, कमी नकली है, ऐसा नहीं है कि पैदावार नहीं है। आज की तारीख में हमारी पैदावार जितनी हमें जरूरत है उससे भी ज्यादा पैदावार है। बावजूद इसके
जब उद्योगपति ने, व्यापारी ने अपने गोदामों में माल भर रखा है और निकाल ही नहीं रहा है, स्वाभाविक है कि जो उसकी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम उसकी जो है कमी दिखेगी। और जब वो कृत्रिम कमी दिखेगी, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई जब बढ़ेगी वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जब हो जाएगी, तब व्यापारी बेचेगा। इसका मतलब यह है कि जो अनाज आज आप जिस कीमत पर खरीद रहे हो, वो अनाज इस कानून के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद आने वाले समय में आपको 4 गुना, 5 गुना कीमत पर खरीदना पड़ेगा, 3 गुना कीमत पर खरीदना पड़ेगा। मजबूरी होगी आपकी, क्योंकि आपको जिंदा रहना है। और जब इतनी महंगाई होगी तो कितने लोग खरीद पाएंगे? आप इसको समझ सकते हैं। आप आज की तारीख में तो सरकार जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी राशन की जो दुकानें हैं, उनके माध्यम से कम कीमत पर अनाज गरीब लोगों को मुहैया करा भी रही है। हालांकि सबको वो भी नहीं हो रहा, पर फिर भी जितना भी हो पा रहा है, उस सब के बावजूद कुछ लोगों को मिल पा रहा है। कल जब स्टॉक सारा कर लेगा तो उसके असर जो होंगे, उसके असर आप देखिए। नंबर 1, जब व्यापारी उद्योगपति सारा खरीद लेगा और सरकार अपने आप को अलग हटा रही है, बार बार ये कही जा रही है कि नहीं सरकार खरीदती रहेगी, ये सिस्टम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको एक एक चीजें बताऊंगा तो आपकी समझ में आएंगे। सरकार जब अपने आप को अनाज खरीदने से, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में कह दिया गया, नीति आयोग की रिपोर्ट में कह दिया गया, 2001 में ही जो 2003 में जो रिपोर्ट आई थी, उसी में कह दिया गया था कि सरकार को अनाज खरीदने से अलग आ जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए मार्केट के लिए, खुले मार्केट के लिए। प्राइवेट जो है लोग, उनको उसमें आना चाहिए। तो जब आप एक तरफ होगे तो आप अनाज नहीं खरीदेंगे, अनाज नहीं खरीदेंगे तो आप जो पीडीएस सिस्टम यानी राशन की दुकान है, उसके लिए अनाज कहां से लाओगे? आपके पास अनाज नहीं होगा और आप अलग बड़े आराम से हट जाओगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। रहा जो व्यापारी है, वो जब इतनी कीमत पर भेजेगा तो कितने लोग, जिनके पास पैसा होगा वही खरीद पाएंगे। और पैसा कितने लोगों के पास है? इस देश की 73% जो संपत्ति है वो 1% लोगों के हाथ में है। तो आप समझ सकते हैं आज की स्थिति में इस देश में 40 करोड़ लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता, 2 टाइम का, एक टाइम भूखे रहना पड़ता उन्हें। 3 लाख लोगों की मौत ही सिर्फ इस बात से हो जाती है कि भूख से मौत हो रही है। आप इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब इतनी बुरी हालत है तब क्या होगा? तो सरकार जो ये कर रही है, उस एक्ट को, इस जो प्रस्ताव भेजे है ही नहीं, तो 2 केवल एक्ट रह गए, उस पर हो गया। जो एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है और दूसरा जो एपीएमसी यानी मंडियां हैं उनको खत्म करने का, ये दोनों एक्ट रह गए। अच्छा, ये है स्थिति। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें तो आम इंसान, जैसे मैं पढ़ रहा था कल भी, मैंने एक चीज नोट करी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने कहा कि किसानों के पास अब ये है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर क्या आपको लगता है कि जो किसान है अगर वो कोर्ट चले जाएगा तो आंदोलन नहीं कर पाएगा? दूसरी चीज, अगर कोर्ट में अगर किसान चला गया तो दूसरी तरफ कौन है? अडानी, अंबानी है। तो क्या लगता है कि आपको उस किसान को न्याय मिल पाएगा कोर्ट से? मैं आपको बता रहा हूं, आपने बिल्कुल बढ़िया सवाल किया। यही इनके प्रस्ताव में, ये जो दे रहे ना प्रस्ताव, ये चीज और है कि भाई जो पहले अगर कोई विवाद होता है, जिसने आपकी जमीन के साथ में एग्रीमेंट किया है आपकी फसल को खरीदने का, उसके साथ में अगर आपका कोई विवाद होता है तो पहले यह था कि आप एसडीएम के पास चले जाएंगे। एसडीएम जो है समझौता की व्यवस्था करेगा, जो भी है उसके यहां जाके आप वो कर सकते हैं, अपनी शिकायत दे सकते हैं, 1 महीने में वो करेगा। तो सरकार कह रही कि भाई इस पे जो है आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी आप अदालत को जा सकते हैं। पहले अदालत को बिल्कुल बाहर रखा गया था। अब मेरा सवाल यह है, पहले तो जिस एसडीएम की बात कर रहे हो आप उसे हटा नहीं रहे हैं, नंबर 1, आप उसके साथ साथ कोर्ट जाने का भी ऑप्शन दे रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं जो होती हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई यहां आने से पहले यार पहले तुम हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? ये रोज होता है, ऐसा नहीं है कि नई बात है, ये रोज होता है। इसके अलावा हाई कोर्ट में जाते हैं, मैं एक बड़ा बढ़िया उदाहरण बताता हूं आपको। हाई कोर्ट में अर्णब गोस्वामी का केस अभी है, उसके विषय में गए, हाई कोर्ट ने कहा भी नीचे जाके सेशन कोर्ट में जाके अपनी बिल लगाओ। पहले यही कहा ना, हाई कोर्ट खुद क्यों नहीं कर देती? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि नीचे जाना है, नीचे एक अगर मौका है तो पहले नीचे जाओ। तो पहले उसको नीचे जाने के लिए भेजा। वो अलग बात है कि भैया उसकी जो है बीजेपी सरकार के साथ में इतनी अच्छी सांठगांठ है, वो क्योंकि उनके प्रवक्ता के रूप में अर्णब गोस्वामी उनका काम करता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी दिलदारी से काम किया कि उसकी सारी बातें मानते हुए और उसको जो है बेल भी दे दी। तो जो ये है ऑप्शन 1, एसडीएम को आप खत्म नहीं कर रहे, आप एसडीएम के साथ साथ वहां जाने की बात कर रहे हैं। जैसे आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहेगी यार एसडीएम के पास तो जाओ पहले,
कोर्ट ये कहेगी, जनरली ये होगा। दूसरी बात, मैं क्यों जाऊंगा एसडीएम के पास और क्यों जाऊंगा मैं कोर्ट में? एसडीएम उसी सरकार के तहत काम कर रहा है जो सरकार इन्हीं उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। तो क्या एसडीएम किसान की बात मानेगा या सरकार की बात मानेगा और उद्योगपति की बात मानेगा? उद्योगपति हर चीज में ताकतवर है क्योंकि सरकार उसके साथ में खड़ी है, पैसा उसके पास में है। एसडीएम को मैनेज करना, और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि अगर एसडीएम, एडीएम, डीएम, एसपी, एसएसपी, ये आईएएस, आईपीएस ऑफिसर अगर यही ईमानदारी से काम कर जाए इस देश में, तो इस देश में वैसे ही सुधर जाएगा सब कुछ। लेकिन ये सब नेताओं के साथ मिलकर जिस तरह से देश के साथ में इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, इनकी ईमानदारी पर पूरी तरह से भयानक प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ये किसी का हालत में किसान के सुनने वाले नहीं। किसान तो बेचारा वैसे ही डरा हुआ रहता, किसान की क्या सुनेंगे? और पूंजीपति, उद्योगपति, उसके पास वकीलों की बड़ी फौज है, उसके पास अधिकारी हैं, सब हैं, उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो किसान की बात नहीं सुनी जाएगी, एसडीएम मानेगा उनकी बात। नंबर 2, जब चला जाए कोर्ट में, अब कोर्ट की बात करें, 3.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे आज की तारीख में अदालतों में पेंडिंग हैं, पड़े हुए हैं। 3 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, अभी उन्हीं का निपटारा नहीं है। और इस तरह से कितने मुकदमे बढ़ जाएंगे, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इसको आप एक उदाहरण के हिसाब से बताऊंगा, आप समझेंगे इसको, कि जिस समय डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनने के बाद में जो पारिवारिक जो मुकदमे हैं उनकी संख्या कोर्ट में करीबन 40 से 50% बढ़ गई। ठीक इसी तरह से जब एग्रीमेंट होंगे और पैसे वाले हैं वो आज की तारीख में सरकार को जेब में रखते हैं, सरकार उनके इशारे पर काम करती है, उनके लिए काम करती है, तो किसान की क्या औकात है? या किसी जो है उसके एसडीएम या और जो अधिकारी उनकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। तो इससे क्या होगा, कोर्ट में और ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हो गए। तो आपको न्याय मिल पाएगा? किसान को न्याय मिल पाएगा? किसी कीमत पर नहीं मिल पाएगा। यह केवल धोखा देने की एक तरकीब है। हम जानते हैं कि जो कानून आपने बनाया है वो कानून ही सिरे से गलत है, उस कानून को ही हम नहीं पसंद करते। तो इसमें प्रस्ताव या संशोधन जो बता रही है, संशोधन करने की बात करिए, जो प्रस्ताव दे रही है सरकार, हम उसे क्यों मानेंगे? मानने का मतलब ही नहीं। इसीलिए उसको हमने आउटराइटली रिजेक्ट किया है। किसान संगठनों ने, इसलिए वो जानते हैं कि चालाकियां हैं और कुछ नहीं है, केवल आंख में धूल झोंकने वाली बात है, इसलिए उसको खत्म किया गया है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया और ये बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, ये एक चीज और निकल कर आती है। अब मैं अभी परसों एक चीज देख रहा था कि अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और उसमें जो बिजनेसमैन है वो किसान के साथ फ्रॉड कर देता है। किसान मान लीजिए अगर वो वहां कोर्ट चला गया, अगर 10,000 केस या मान लीजिए एक केस भी कोर्ट चला गया, तो फिर तो वो आंदोलन भी नहीं कर सकते लोग। मतलब उसके हाथ कट गए सीधे। हाँ। वो कहीं आवाज उठा ही नहीं सकता। इसका एक और देखो, मैं आप देखता हूं, लोग कहते हैं कि नहीं, ये जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाएगी और एमएसपी चलती रहेगी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसान आंदोलन करने के काबिल नहीं रहेगा, एक बात तो यह है। दूसरा, जब तक उसे न्याय मिलेगा तब तक तो उसकी 2-4 फसलों की जो है ना, मतलब 2-4 साल वैसी खराब हो जाएंगे। तो 2-4 साल तक फिर क्या करेगा, वो फसल नहीं उगा पाएगा। इसका मतलब यह है, अगर वो झगड़े में लगा रहा और 2-4 साल अपनी फसल नहीं उगा पाया, तो न केवल उसको नुकसान बल्कि देश को भी नुकसान होगा, क्योंकि देश की जमीन जो खाली पड़ी रह जाएगी। पर इससे अलग हटकर मैं आपको एक और बात बताता हूं जिसपे जो लोगों को समझना चाहिए। जो सरकार की चालाकी है, अब बहुत लोग उसको समझ नहीं पा रहे। सरकार कहती है कि एमएसपी की व्यवस्था ज्यों की त्यों लागू रहेगी और मंडी व्यवस्था ज्यों की त्यों लागू रहेगी। मुझे आप एक बात बताइए, मैं उद्योगपति, आप किसान, आपकी जमीन पर मेरा जो है आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया और पूरे देश में ऐसे ही होने लगा। मैं जब कानून लागू हो जाए और ये सारी चीज होने लगी, तो किसान का उद्योगपति या पूंजीपतियों के साथ में एग्रीमेंट होने लगा। और एग्रीमेंट में क्या क्या चीज होगी, फसल कैसी होगी, किस ग्रेड की होगी, क्या क्वालिटी होगी, क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या उसकी जो है दाम मिलेंगे। आप समझिए इस चीज को, क्या उसके दाम मिलेंगे। तो ये मेरी फसल की